ये कहानी है चंदनपुर गांव की, जहाँ के लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते थे। वहीं एक मदन नाम का चाय वाला था, जिसकी दुकान गर्मी की वजह से बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। वो बहुत परेशान था, पर ऐसा पहले से कभी नहीं था। मदन की दुकान सर्दियों में बहुत ज़्यादा चलती थी, क्योंकि लोग चाय पीते थे। मदन बेचारा दूर दूर चाय देने जाता था। सभी गांव वाले चाय पीते थे, पर गर्मी की वजह से कोई चाय नहीं पी रहा था। मदन को सुबह से शाम हो जाती थी, पर ज़्यादा कोई भी ग्राहक नहीं आता था। मदन का एक छोटा सा घर था, जिसमें उसका 2 साल का बेटा और पत्नी सविता रहते थे। सविता बहुत अच्छी इंसान थी। अरे रे मेरा प्यारा बेटा, तू यहाँ पर बैठकर आराम से खेल, मैं तेरे पिताजी के लिए खाना बना लेती हूँ। सविता घर का सारा काम अकेले करती थी। वो अपने बेटे को चारपाई पे लिटाकर वहाँ से चली जाती है। सविता मदन के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत खुशी खुशी खाना बनाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और मदन वापस अपने घर दुकान बंद करके आ जाता है। अरे वाह, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ सविता, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आज दिन भर दुकान पर भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था। फिर सविता अच्छा खाना लाकर मदन को दे देती है और मदन और सविता एक साथ खाना खाते हैं। वाह सविता, क्या खाना बनाया है तुमने। तुमसे मेरी माँ ने शादी करा के बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं मदन जी, मेरी शादी तो आपसे होना ही थी, क्योंकि आप मेरी किस्मत में थे। ऐसे ही सुबह हो जाती है और मदन फिर से दुकान पर चला जाता है, पर उस दिन भी मदन की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। मदन बहुत उदास हो जाता है कि तभी वहाँ पर मदन का एक दोस्त मोहन आता है और आकर मदन से कहता है कि अरे क्या हुआ मदन, आज भी तेरी दुकान पर कोई नहीं आया। मैं तो उसे कह रहा हूँ घर घर जाकर चाय बेच, तभी तेरे घर का खर्चा चल पाएगा, नहीं तो आजकल गर्मी में चाय कोई नहीं पीता है। हाँ भाई मोहन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही, घर का खर्चा कैसे उठाऊँ। चल अब ज़्यादा सोच मत, चल मुझे एक कप चाय दे, मुझे तेरी चाय बहुत पसंद है, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। फिर मदन मोहन को बहुत बढ़िया सी चाय बनाकर देता है। मोहन को पता होता है कि मदन से अच्छी चाय उस गांव में कोई नहीं बनाता है। मोहन बहुत शौक से मदन के हाथ की चाय पीता है। फिर मदन और चाय बनाने लगता है। मोहन चाय पीकर वहाँ से चला जाता है, पर उस दिन भी मदन की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता, जिससे मदन परेशान हो जाता है। फिर मदन मोहन की बात मानकर चाय लेकर निकल जाता है। वो सबके घर घर जाकर चाय देता है, पर कुछ ही लोग मदन से चाय लेते हैं। अरे वाह भाई, घर पर चाय, चल एक गिलास दे दे भाई मुझे। फिर मदन उस आदमी को एक गिलास में चाय निकाल कर देने लगता है, पर मदन को बहुत मुश्किल से एक ग्राहक मिला था। वहाँ चाय बेचकर मदन वहाँ से चला जाता है। उस आदमी को भी मदन की चाय बहुत अच्छी लगी थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। मदन दुखी मन से अपने घर आता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे सुनिए जी, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, और तो और मेरे मुन्ना के लिए दूध भी नहीं है।
हम लोगों के पास पैसे भी नहीं है लाने के लिए। क्या बताऊं सविता, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही है। गर्मी की वजह से कोई गांव वाला चाय ही नहीं पीने आता। मैं इतने दिन से समझ गई थी कि आप परेशान हैं, इसलिए मैंने सोचा है मैं कल से काम पर जाऊंगी। दूसरों के घर झाड़ू पोछा कपड़े धोना और खाना बनाना कर दूंगी, जिससे कुछ पैसे ही आ जाएंगे। सविता, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने परिवार का खर्च भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अरे मदन जी, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है। अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहता है। ठीक है सविता, अब तुम आराम करो और मुन्ने को देखो। मैं कुछ काम करके वापस आता हूँ। मदन गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो उनसे बैठकर प्रार्थना करने लग जाता है। हे गणेश जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा साथ दीजिए, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। मैं अपने परिवार का खर्च कैसे उठाऊँ? गणेश जी, मैं आपका भक्त हूँ, अब आप ही मेरा साथ दीजिए। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सविता गांव में काम ढूंढने लगती है। तभी उसे मोहिनी नाम की औरत सब्जी बेचती हुई दिखती है। वो उससे जाकर पूछती है, अरे मोहिनी बहन, तुम्हें पता है कि इस गांव में किसी के घर नौकरानी चाहिए, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे खाना बनाना आता है, घर की सफाई आती है। तुम तो सब्जी बेचती हो, तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ सविता बहन, एक औरत तो है जो मुझसे कह के गई थी कि कोई नौकरानी हो तो बताना, पर वो बहुत खड़ूस लग रही थी। ठीक है मोहिनी बहन, तुम मुझे उसका पता दे दो। तुम तो जानती हो कि गरीब की भूख कैसी होती है। मुझे मेरे बच्चे को भी पालना है और मेरे पति की दुकान नहीं चल रही है, पता दे दो। ठीक है सविता बहन, आगे से सीधे चली जाना, तुम्हें एक बड़ा सा घर मिलेगा, वही है वो औरत का घर। सविता बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो पता पूछकर जल्दी जल्दी उस औरत के घर चली जाती है। उस औरत का घर बहुत बड़ा होता है। वो सविता से कहती है, देख सविता, मैं तुझे काम तो दे दूंगी, पर या पैसे ले ले या तू मुझसे खाना ले ले। सविता सोचती है कि अगर वो पैसे लेगी तो उसका घर और वो अपने बच्चे का दूध भी ले आएगी, दोनों चल जाएगा। पर अगर वो खाना लेगी तो वो पति पत्नी ही खा सकते हैं, बच्चा खाना नहीं खा सकता। मेम साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, खाना नहीं। तो फिर तय रहा सविता, महीने के 500 रुपये दूंगी। पूरे घर का काम और खाना बनाना सब कुछ तुझी को करना है और सुबह 6 बजे आ जाना। अरे नहीं मेम साहब, कल से क्यों, मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आज से ही काम पे लग जाती हूँ, बस मैं अपने बेटे को लेकर आती हूँ। सविता इतनी मजबूर थी कि वो उसी दिन से काम करने लगती है और वो अपने बेटे को लेने वहाँ से चली जाती है। सविता अपने बेटे को सोफे पर बिठा देती है और ढेर सारे कपड़े ले जाकर धोने लगती है। सविता बहुत काम करती है और फिर सविता बहुत सारे लोगों का खाना भी बनाती है और रोटियां वो चूल्हे पर बनाती है, क्योंकि जो उसकी मालकिन थी वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस औरत थी। ऐसे ही सविता को काम करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है और फिर एक दिन सविता कहती है, मेम साहब, पूरा 1 महीना हो गया है, आज तो मेरी पगार दे दीजिए, मुझे घर का राशन भी तो लेकर आना है। वाह वाह, कैसी पगार सविता, जो तेरा बेटा रोज़ दूध पीता है उसका क्या, उसका पैसा कौन देगा मुझे। पर मेम साहब, बच्चा है, भूख लगेगी तो दूध पिएगा ही, और वो इतना दूध तो नहीं पी लेता जितनी मेरी पगार है। देख सविता, मैंने तुझसे कहा था या खाना ले ले या पैसा। तेरा बेटा रोज़ दूध पीता है, उसका खाने का हो गया। तेरे बेटे का पेट तो भरा ही, तेरा बेटा देख कितना खुश है, दूध पी पी कर कितना गोरा हो गया है। अब मैं तुझे पगार तो नहीं दूंगी, तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो तू जा सकती है। बहुत सारी नौकरानियां मिलती हैं इस गांव में जो मेरे घर काम करना चाहती हैं।
सविता उस औरत के बहुत हाथ पैर जोड़ती है, पर वो औरत बिल्कुल नहीं मानती। सविता वहाँ से चली आती है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। मैंने उसके यहाँ 1 महीना काम किया और मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। अब राशन कैसे आएगा। इधर मदन की भी दुकान कुछ खास नहीं चल रही थी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी एक भी ग्राहक नहीं आता था। मदन उदास होकर अपने घर चला जाता है। रोज शाम को मदन बहुत उदास घर लौटता था। जैसे ही मदन घर आता है, सविता उसे सब बताती है कि उसके साथ उस औरत ने क्या क्या किया है। कैसे कैसे लोग हैं ना जी, गरीबों की मजबूरी तक नहीं समझते। उस औरत ने मुझे एक ढेला भी नहीं दिया। सविता, तुमने कहा था तो मैंने कुछ बोला नहीं, पर मैं जानता हूँ कि दुनिया वाले कैसे हैं। अब तुम कहीं काम पर मत जाना, तुम आराम करो। देखो मुन्ना भी रो रहा है, जाओ उसका ख्याल रखो। मदन फिर से गणेश जी की भक्ति में लग जाता है। मदन गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और मदन फिर से अपनी दुकान खोलता है। आज मदन की दुकान पर एक भिखारी आता है जो मदन से कहता है, बेटा कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। बाबा, मैं क्या आपको खाने के लिए दे सकता हूँ। मैंने और मेरे परिवार ने भी 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा 2 साल का बेटा बिना दूध के रहता है। मेरी चाय की दुकान ना होती तो वो भी भूखा रहता। मैं और मेरी पत्नी तो सिर्फ चाय पी पी कर ही रह रहे हैं। पर आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। मदन के पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं उससे वो उस भिखारी को खाना लाकर दे देता है और खुद अपनी दुकान संभालने लगता है। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुद भूखे थे 3 दिन से, तुम्हारा परिवार भी भूखा था, पर तुमने मेरा पेट भरा, मेरी मजबूरी समझी कि मैं भूखा हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा फ़र्ज़ था ये, भूखों को खाना खिलाना अच्छा होता है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम मना मत करो। ये लो, ये एक पोटली अपने पास रखो। इसमें जो है तुम घर जाकर देखना, इससे तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा, पर तुम यहाँ पर ये पोटली मत देखना, अपने घर जाना और फिर देखना। ठीक है बाबा, आते रहिएगा, और ये पोटली मैं घर जाकर ही देखूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। मदन दिल ही दिल सोच रहा होता है कि क्या पता इस पोटली में क्या है। वो पोटली बहुत ही ज़्यादा भारी होती है। मदन एक डंडे की मदद से उसे बांध लेता है और अपने कंधे पर रखकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। आज मदन बहुत दिन बाद खुश था। घर पहुँचते ही सविता मदन से कहती है, अरे मदन जी, ये कैसी पोटली है और आप कंधे पर क्यों रखे हो। फिर मदन सविता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सविता बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। सविता, तुम्हें पता है ये पोटली बहुत भारी थी, इसलिए मैंने डंडे की मदद से इसे बांध लिया। चलो खोलकर देखते हैं। जैसे ही मदन और सविता पोटली खोलते हैं, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, इतने सारे सोने के सिक्के। पर सविता, ये कैसे हो सकता है, वो तो एक गरीब आदमी था। तभी मदन के सामने गणेश जी प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं, मदन, वो एक गरीब आदमी नहीं था, बल्कि मैं था। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मैं भेष बदलकर तुम्हारे पास आया था। तुम्हारी आखिरी परीक्षा लेने के लिए मैं आया। सविता और मदन गणेश जी को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोगों की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तुम दोनों इतना परेशान मत हो और हैरान भी मत हो।
मैं अपने भक्तों की मदद ज़रूर करता हूँ। तुम दोनों नेक दिल हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मदन, सविता, अब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गणेश जी चले जाते हैं और मदन की दुकान वापस से खूब ज़्यादा चलने लगती है। अब मदन की दुकान पहले से भी ज़्यादा चलने लगी थी। अरे मदन भाई, जल्दी से चाय दो। तुम्हारी चाय तो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। बस दिल कर रहा है पीते जाएं पीते जाएं। जल्दी से चाय दे भी दो। और मदन सविता अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उनकी ज़िंदगी आराम से कटती है।